नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हमारी क्लास नंबर 16 और अणु व परमाणु टॉपिक जो है हम पढ़ रहे थे, और इससे पहले हमने 2 क्लास थ्योरी की कर ली है और उसके अंदर जो भी बेसिक था पूरा बेसिक टू एडवांस हमने यहाँ पर समझ लिया है। साथ ही साथ में कुछ एग्जाम्पल समझे थे, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हमें जो है मेनली जो 4 परिभाषाएं हैं वो ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है और उसके एग्जाम्पल है वो पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो जो 4 परिभाषाएं थी उसके अंदर अंतर था कि अणु परमाणु में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही साथ में यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है। अब जिसने वो 2 क्लासेस देखी है वो उनके लिए ये जो क्लास है वो एक बिल्कुल टेस्ट की तरह होने वाली है और उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने कवर किया है उनको उन्होंने किस तरीके से कैसा पढ़ा है वो उनका एनालिसिस हो जाएगा। और साथ ही साथ में जिन्होंने पिछली क्लासेस देखी है उनका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जब भी एमसीक्यू क्लास रखी जाती है तो वो अपनी एक थ्योरेटिकल और रिवीजन पार्ट की तरह होती है, मतलब थ्योरी का रिवाइज करने के हिसाब से वो होती है। ठीक है, तो जिन्होंने पिछली 2 क्लास नहीं देखी उनके लिए भी ये क्लास बहुत वैल्यूएबल होगी, क्योंकि जिन्होंने पिछली 2 क्लास नहीं देखी उनके भी सारे के सारे पिछले 2 क्लास के जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर उनको समझने का मौका मिलेगा, और जिन्होंने देख रखी है उनको एक बार फिर से रिवीजन का और साथ ही साथ में प्रश्न किस तरीके से बनते हैं वो देखने की आपको एक चांस मिलेगा। और जैसा कि बार बार में कमेंट में एक बात कही जा रही थी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाइए, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे हर टॉपिक के बाद में ऑब्जेक्टिव एक क्लास जो है अपने रखते हैं, जिससे अपने को ये पता चल जाता है कि प्रश्न किस तरीके के बनने की संभावना है। क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन जब अगर साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें प्रश्न किस तरीके से बनते हैं वो भी अपने को वहाँ पर पता चलना चाहिए। तो चलिए फिर प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है अपना थॉमसन के परमाणु मॉडल के उपनाम। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि थॉमसन का परमाणु मॉडल था क्या। देखो, एक परमाणु मॉडल था, ठीक है, और परमाणु मॉडल दिया किसने था, तो ये दिया था थॉमसन ने दिया था। ठीक है, अब इसको एक कहते हैं प्लम पुडिंग का सिद्धांत, प्लम पुडिंग का सिद्धांत। ठीक है, फिर कुछ अपने जैसे राजस्थानी आए और उन्होंने अपनी भाषा के अंदर इसका नाम रख दिया कि ऐसे याद नहीं रहता, क्योंकि जो प्लम पुडिंग जो होता है, जो विदेशों के अंदर जो एक केक बनता था, ठीक है, केक के ऊपर क्या होते कुछ जो अलग अलग पार्ट रखे जाते हैं, अलग अलग फ्रूट्स टाइप से रखे जाते हैं, उनको क्या बोलते थे, उसके अंदर पुडिंग बोलते थे। ठीक है, लेकिन अपने इंडियंस के अंदर सिस्टम थोड़ा सा अलग ही था, तो उन्होंने क्या किया, इसको तरबूज मॉडल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, तरबूज मॉडल। ठीक है, अब साथ ही साथ में अगर जब बात चली है परमाणु की, थोड़ा सा ज्ञान जो है परमाणु के बारे में भी ले लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी बिल्डिंग बनती है, वो बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनती है, और ईंटें जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है, और कण जो है वो परमाणु से मिलकर बनते हैं। और ऑफिशियली अगर अब परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ये होती है कि परमाणु जो है वो प्रकृति का अविभाज्य कण होता है। प्रकृति का क्या होता है, प्रकृति का अविभाज्य कण। ठीक है, प्रकृति का अविभाज्य कण का मतलब उसको और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता। तो अगर पेपर में प्रश्न आ जाता है कि प्रकृति के अंदर सबसे छोटा पदार्थ है, प्रकृति में सबसे सूक्ष्मतम, ए ऑप्शन आ जाएगा परमाणु, बी ऑप्शन आ जाएगा अपना हाइड्रोजन, सी ऑप्शन आ जाएगा प्रोटॉन, डी ऑप्शन आ जाएगा पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो अगर अच्छी तरीके से आपको नहीं आता होगा तो सबसे ज़्यादा संभावना जो है वो पॉजिट्रॉन करने की संभावना है, क्योंकि एक तो अच्छा सा नाम लग रहा है, एक अनजान सा नाम लग रहा है, तो अपने ये सोचते हैं कि ये चीज़ हो सकता है अपने नहीं पढ़ी हो, तो अपने पॉजिट्रॉन यहाँ पर करने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। लेकिन तो होगा क्या, होगा अपना परमाणु। ठीक है, अब परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं, परमाणु के अंदर जो जो चीज़ें होती है वो देखो, परमाणु मॉडल किसने दिया था, तो यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा, जो प्लम पुडिंग सिद्धांत है, जो परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत है वो हमारे थॉमसन ने दिया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखो,
ये होता है परमाणु, परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक, ठीक है, नाभिक, ठीक है। अब नाभिक के कितने बच्चे होते हैं, नाभिक के कितनी संतानें हैं, नाभिक के 3 संतानें, कितनी संतानें हैं, ठीक है, 3 संतानें। तो 3 संतानों का मतलब जिसने पिछला वीडियो देखा होगा उसको ये मतलब समझ में आ गया होगा कि परमाणु के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखो, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दोनों तो इसके रियल संतानें हैं और ये क्या है, सौतेली संतान है, ठीक है। अब देखो, जो रियल होगा वो किसके पास में रहेगा, अपने पेरेंट्स के पास में रहेगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर रहते हैं, नाभिक के पास में रहते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं, नाभिक के साथ में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कहीं ना कहीं भटकता रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चक्कर लगाने का काम करता है। क्या करता है, नाभिक के चक्कर लगाने का काम करता है, ठीक है। अब इसके ऊपर आवेश की बात कहती है कि कितना कितना चार्ज होता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन के पास में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन अपने आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो इसके अंदर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और न्यूट्रॉन जो होता है वो अपना क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, मतलब कि उदासीन होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो अपना होगा 0, कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, मतलब कि प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और वो क्या बन जाते वो बन जाते अपने 0 बन जाते। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19, मतलब कि ऑप्शन बी जो है ये है अपना करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, देखो, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये याद रखना है कि एक तो पावर 19 है और एक पावर -19 है। अब देखो, प्रोटॉन के ऊपर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना प्लस वाला, मतलब कि ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक प्रश्न मैं आपको देता हूं जिसका आपको जवाब जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। अब देखो, प्रोटॉन पर आवेश होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 की पावर 19, बी ऑप्शन है 1.6 माइनस का इंटू 10 की पावर 19, सी ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, डी ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से अपने को बताना है, आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 ही इसको नाम लगाना है और अपने को ये बताना है कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा। तो पेपर में जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल देखे और जो इजी लेवल के हैं, लेकिन ऑप्शन ऐसे देंगे कि वो करने का भी मन करेगा और क्वेश्चन गलत होने की भी संभावना रहेगी, क्योंकि ऑप्शन देंगे बिल्कुल कंफ्यूजन वाला। और जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ये जो है 2018 आरपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। 2018 आरपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब देखो, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो 0 होता है, मतलब कि उदासीन अगर ऑप्शन में होता तो उदासीन यहाँ पर अपना यहाँ पर हो जाता, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए एक फोर्थ का ए, ठीक है, फोर्थ का ए, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इसका भी जवाब आपको लिखना है कमेंट में, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। अब देखो, ए ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, बी ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 की पावर
माइनस का, ठीक है। सी ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 व -1.6 इंटू 10 की पावर -19 दोनों, ठीक है, दोनों। और डी ऑप्शन है यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। अब ये देखो 4 ऑप्शन है। वैसे तो देखो इसका जो है वो शून्य ही एकदम अप्रोप्रिएट आंसर तो शून्य होगा, लेकिन अगर आपको शून्य ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि 4th ए के अंदर आप इसका क्या जवाब देते हो, ठीक है। तो ये अपना प्रश्न है, इसका जवाब जो है वो आपको कमेंट में लिखना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5, देखो किस कण को बीटा कण कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको क्या है कॉपी साथ में लेकर बैठना है। अब ये चीज मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको नहीं बताई। तो बीटा कण किसको बोलते हैं, देखो एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो ये बीटा कण होता है वो होता है अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का जो क्या नाम है, एक नाम और रखा गया, वो बीटा कण जो है यहाँ पर नाम रखा गया, ठीक है। तो आपने सुना होगा अल्फा बीटा, तो ये जो है बीटा जो बोलते हैं वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो ऑप्शन बी अपना हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो कल छोटी सी कहानी बताई थी, उस कहानी को अगर आपने सुना है तो वो आपको यहाँ पर नाभिक में क्या क्या पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चक्कर लगाते हैं ये आपको याद हो चुका होगा। देखो ये होता है परमाणु अपना, ठीक है, इसके बीच में होता है नाभिक, ठीक है। नाभिक में क्या होते हैं, देखो नाभिक की 3 संतानें होती है, ठीक है। एक होता है अपना इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है अपना न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रियल है और ये रियल संतानें कहाँ रहती है, पेरेंट्स के पास में रहती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर रहते हैं, वो रहते हैं नाभिक में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर चक्कर लगाता है। तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ पर होंगे, ये हो जाएंगे नाभिक के अंदर। और पिछली क्लास आपने देखी है तो एक इंटरेस्टिंग सा मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि नाभिक की खोज किसने की, नाभिक की खोज कैसे की हुई। देखो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल तरीके से इसकी खोज की गई थी, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, देखो एक रदरफोर्ड नाम का आदमी था, रदरफोर्ड, ठीक है। इसने क्या किया, इसने एक परमाणु लिया, ठीक है। अब इस परमाणु के ऊपर सोने की जो किरणें होती है ना, सोने की किरणें, बहुत ही मतलब शुद्ध प्रकार का सोना और एकदम पतला सा, बहुत ही थोड़ा सा एक सोने का टुकड़ा लिया और उससे क्या की, कणों की बौछार करवाई, ठीक है। क्या की, कणों की बौछार करवाई, ठीक है। अब देखो जब कणों की बौछार करवाई तो क्या हुआ कि कण इस तरीके से गए, सीधे निकल गए, यहां से सीधा निकल गया, यहां से सीधा निकल गया, ठीक है, यहां से सीधा निकल गया। लेकिन जब यहां पर आया तो वो टकरा कर वो किरणें वापस लौट गई, यहां से सीधी निकल गई, यहां से भी सीधी निकल गई और यहां से भी सीधी निकल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टकरा कर वापस आने का मतलब क्या हुआ, टकरा कर वापस आने का मतलब हुआ कि जो यहां पर वापस किरण लौटी है, इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई, बीच में कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जिससे किरणें टकरा कर वापस आ रही है, ठीक है, वापस आ रही है। उसको क्या नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया नाभिक, ठीक है, ठीक है। तो नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने यहाँ पर खोज की, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग सा है, याद करने वाला इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट बिल्कुल इजी तरीके से अपने इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या, ठीक है। तो परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देते हैं तो अपने पास में क्या आता है, एटॉमिक नंबर आ जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, परमाणु संख्या, उसके अंदर कितने परमाणु है वो संख्याएं उसके अंदर जो है वो वहां पर आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या लिखे हैं मैंने, 8 तक लिखे हैं। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे और ये 8 नंबर पे। ये नंबरिंग जो है अपने को 10 तक जो है अपने को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। फिलहाल मैंने क्या लिखे, 8 तक लिखे, तो ये 8 तक तो अपने को कंफर्म तरीके से याद रखना है। और जो
पिछली क्लास से देख रहे हैं, मतलब पिछली 2 क्लास देखिए, तो उसको हल्का फुल्का याद होना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि मैं काफ़ी बार ये जो है चीज़ें लिख चुका हूँ। तो देखो एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कैसे पता चलेगी, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है उसके आधार पर अपने को पता चलता है। जितने प्रोटॉन है उतने ही जितने प्रोटॉन है उसको जोड़ेंगे और न्यूट्रॉन दोनों के जोड़ने पर क्या आ जाएगा, परमाणु संख्या यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, परमाणु संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही हो जाएगा। तो देखो परमाणु संख्या के अंदर जो प्रोटॉन होता है, जनरली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनकी संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जनरली सामान्यतः जो है बराबर होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब क्यों होती है, देखो बराबर, भाई आपने जैसे देखा होगा कईयों के ऊपर He+2 लिखा होता है। ठीक है, कईयों के ऊपर आपने देखा होगा Cl- लिखा होता है। अब देखो, और जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, जैसे मान लो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे आपने नहीं देखा होगा कभी भी कुछ भी लिखा हुआ, तो देखो इसका रीजन क्या होता है, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी तो जितने प्लस उतने ही माइनस, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब इसके ऊपर +2 चार्ज है, मतलब कि इसके अंदर माइनस के कमी हो रही है। भाई प्लस और माइनस बराबर होता तो कोई चार्ज नहीं आता, अगर प्लस ज्यादा होगा इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, अगर ऊपर नेगेटिव है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, और सामान्यतः दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस का है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या हो जाएगी, ज्यादा है, और प्रोटॉन की संख्या है इसके अंदर थोड़ी सी कम है। ठीक है, ज्यादा अपने को ध्यान नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनता है, परमाणु संख्या बनती है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने कितने होंगे, देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तो होंगे बराबर सामान्यतः, अगर बराबर नहीं है इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है इसका मतलब या तो प्लस का चार्ज होगा उसके ऊपर या माइनस का चार्ज होगा। माइनस का चार्ज है इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव का चार्ज होता है। प्लस है इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। ठीक है, सोडियम में देखो सोडियम को Na लिखते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो 23 होता है, 23। और मैंने आपको एक बताया था कि नेट्रियम कहाँ से, जो सोडियम है वो कहाँ से लिया गया नाम, ये नेट्रियम के नाम से लिया गया। अब ये अपने को याद इसलिए रखना है क्योंकि अपने एनसीईआरटी में सोडियम के लिए अलग से दिया गया है कि सोडियम कहाँ से लिया गया, नेट्रियम से लिया गया। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी चीज याद करवाई थी कि सोडियम जो है ये आता है 11 नंबर पे, इसका परमाणु भार जो है वो है 23। परमाणु भार तो अपना 23 है, आता कितने नंबर पे, तो 11 नंबर पे आता है। ठीक है, अब जितने नंबर पर आता है मतलब 90% केस के अंदर जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन। देखो परमाणु क्रमांक तो पे से परमाणु उतने ही प्रोटॉन, तो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या पे से प्रोटॉन, तो क्या देखेंगे, परमाणु संख्या देखेंगे। परमाणु संख्या कितनी है, 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। भाई सामान्यतः जितने प्रोटॉन है उतनी ही परमाणु संख्या होती है, मैं बात कर रहा हूं सामान्यतः। ठीक है, तो 11 हो जाएगी। और एक चीज मैंने याद करवाई थी कि परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार, देखो परमाणु भार जो है वो डबल होता है परमाणु क्रमांक का, लेकिन कुछ इसके अंदर अपवाद है। उसमें एक सोडियम था कि सोडियम आता 11 नंबर पे है, भार इसका 22 होना चाहिए, लेकिन भार इसका कितना है, 23 हो जाता है। और जो चीजें अपवाद होती है वो पेपर में अक्सर पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको इसको अलग से मोस्ट करवाया था कि परमाणु भार कितना है सोडियम का, ये है 23। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, परमाणु भार अपने अकॉर्डिंग 2 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में इसका परमाणु भार जो है वो 1 ही होता है। तो हाइड्रोजन आता 1 नंबर पे है और भार भी इसका कितना है, 1 ही है। ठीक है, तो 8वें के बाद में एक और बताया था, एक बताया था क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, देखो क्लोरीन
आता 17 नंबर पे है, भार 34 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में 35.5 है, 35.5 है। कितना है? 35.5 इसके अंदर जो है वो इसका परमाणु भार है। ये याद रखने जो अलग से है, जो अपवाद है, उन अपवादों को अलग से अपने को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है, क्या बताना है? हाइड्रोजन का परमाणु भार बताना है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु भार तो कितना होता है हाइड्रोजन का परमाणु भार? देखो भार जो है इसका होगा वो कितना होगा। ठीक है, अब ये पिछली क्लास देखिए तो ही आपको यहाँ पर पता होगा कि उसके अंदर कितना लिखा हुआ था, 1.003। तो लगभग 1.003 या फिर 1.008, तो दोनों ही गलत नहीं है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो 1.003 है। ठीक है, 1.003। और आपको पीछे भी पता होगा कि मैं कब से कह रहा हूँ कि परमाणु संख्या 1 है और परमाणु भार भी उसका कितना है? 1 है। तो ये 1.008 मतलब बहुत थोड़ा सा ही अंतर है, तो लगभग 1 ग्राम ही है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10, परमाणु भार किसका? सोडियम का। सोडियम की हिस्ट्री में आपको बता चुका हूं कि सोडियम जो होता है, ठीक है, उसको Na से दर्शाया जाता है, क्योंकि Na कहां से लिया गया है? नेट्रियम। इसका नेट्रियम नाम जो है वो इसका रासायनिक नाम है। नेट्रियम जो है इसका रासायनिक नाम है। और सोडियम आता कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। अपने अनुसार इसका भार 22 होना चाहिए, लेकिन 22 नहीं होता। कितना होता है? इसका भार जो होता है वो होता है 23। कितना होता है? 23। तो परमाणु भार कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 23। अब है प्रश्न नंबर 11, क्लोरीन का परमाणु भार होता है। ठीक है, परमाणु भार जो है वो कितना होता है ये अपने को बताना है। देखो क्लोरीन क्लोरीन को दर्शाते हैं Cl से। ठीक है, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। अपने अनुसार इसका भार कितना होना चाहिए? 34, जो कि नहीं होता। ठीक है, अब कितना होता है इसका? इसका भार जो होता है वो होता है 35.5। और अपवाद है, इसलिए पेपर में पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब है 12 नंबर प्रश्न, स्थिर अनुपात का नियम। देखो ये स्थिर अनुपात का जो नियम है वो किसने दिया? वो दिया प्राउस्ट ने। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? ये दिया है प्राउस्ट व प्रिस्टले। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल नाम आता है तो हम इसको प्राउस्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेन जो साइंटिस्ट था वो था प्राउस्ट। ये इसके सहायक के रूप में काम करते थे, लेकिन खोज चाहे सहायक ने की हो, लेकिन जाना उसको किस नाम से जाता है? मेन साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो प्राउस्ट उसका नाम है। स्थिर अनुपात का नियम क्या था? जैसे देखो यहाँ पर Cl2 है, Cl2 है, इसका मतलब क्लोरीन के 2 परमाणु और एक तत्व कह सकते हैं, ये एक तत्व हो गया। ठीक है, अब देखो अगर क्लोरीन को 2 से गुणा कर दूं मैं, तो भी देखो क्लोरीन का अनुपात है वो चेंज नहीं हुआ है, मतलब बटा के अंदर 2 है तो वो अभी भी 2 है। जैसे मान लो H2O है। ठीक है, H2O क्या हो जाएगा? H2O है, इसके ऊपर 2 की गुणा करेंगे। पहले देखो क्या था, जब ये H2O था तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन था। जब 2 की गुणा कर दी तो इसके अंदर देखो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो क्या इसके अंदर अनुपात चेंज हुआ? अभी भी देखो वही अनुपात है। यहाँ पर 2:1 का था, यहाँ पर भी 2:1 ही है। इसका मतलब प्राउस्ट का नियम ये था कि इसके अंदर अगर और परमाणु जोड़े जाते हैं और अणु उसके अंदर जोड़े जाए तो उसके अनुपात के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। बाकी अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? तो क्योंकि और प्राउस्ट ने दिया। क्योंकि अपने पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो थ्योरेटिकल पार्ट अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है कि स्थिर अनुपात का नियम क्या था। अब देखो ये मैंने याद करवाया था कि परमाणु बम के आविष्कार, परमाणु, ठीक है, अब ये जो बम होता है वो किस चीज में यूज आता है? किसी को फोड़ने के काम आता है। ठीक है, फोड़ने के काम आता है। तो देखो ओपन हैमर, हैमर क्या होता है? हैमर, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। हथौड़े को इंग्लिश में बोलते हैं हम हैमर। तो हैमर क्या काम आता है? वो भी तोड़ने फोड़ने के काम आता है। तो देखो परमाणु बम खोज किसने? हैमर ने की। ठीक है, और एक है इसका सहायक के रूप में जाना जाता है ऑटो हॉर्न। ठीक है, तो ये दोनों थे, इसलिए ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा अपना बिल्कुल सही
हैमर व ऑटो हॉर्न, ठीक है, हैमर व ऑटो हॉर्न। सम न्यूट्रॉनिक, देखो हिंदी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा सम का मतलब क्या होता है, समान। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, समान हो जाएगी। देखो सम न्यूट्रॉन में समान होते हैं, तो क्या समान होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। हाँ, तो अब देखो उसके बाद में आती है एक मोल में परमाणुओं की संख्या, मतलब एक मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये अपना जो है, देखो याद कैसे करवाया था कि इसको कैसे याद करना है, इसको याद करो 6.023 और जितना यहाँ पर है उतने ही पावर में 23, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो है ये हो जाएगा, ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कल को ऑप्शन में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता तो फिर वो हो जाता, और दोनों एक साथ ऑप्शन में इतने पास पास इतने करीब करीब जो है साइंस के अंदर ऑप्शन नहीं आते। अब एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन है वो मैं और देता हूं, उसका जवाब आपको देना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 15A, 15A, ठीक है। एक मोल का मान होता है, ठीक है, कितना होता है ये बताना है। ए ऑप्शन है 6.022 इंटू 10 की पावर -23, बी ऑप्शन है -6.022 इंटू 10 की पावर 23, सी ऑप्शन है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और डी ऑप्शन है माइनस का 1.6 इंटू 6 10 की पावर 23, ठीक है। ये माइनस का निशान है, तो अब ये बताना है आपको कि इसके अंदर जो है वो क्या करेक्ट ऑप्शन अपना होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या ऑप्शन होगा, ये तो बी हो जाएगा, और ये है आपके होमवर्क का प्रश्न, ये आपको जो है कमेंट के अंदर इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। अब देखो परमाणु संख्या किसने दी, तो लास्ट वीडियो था उसके अंदर जो लास्ट लाइन थी वो मैंने ये बताई थी कि परमाणु संख्या एक मोजे बेचने वाले ने दी थी जिसका नाम था मोजेले, मतलब मोजले, ठीक है। बी ऑप्शन जो है ये अपना सही हो जाएगा, मोजले जो है उसने दी थी परमाणु संख्या, मतलब कि परमाणु सिद्धांत अलग इंसान ने दिया था, परमाणु एक निश्चित संख्या पे होना चाहिए, ये किसको दिमाग में आया था, ये मोजले को दिमाग में आया था। तो परमाणु संख्या देने वाला कौन था, वो था मोजले। उसके बाद में 17 नंबर है परमाणु का आणविक सिद्धांत, ये अपने जो सेकंड नंबर पहले वीडियो था, मतलब पिछले से पिछला जो वीडियो था उसके स्टार्टिंग में ये मैंने बताया था कि परमाणु का आणविक सिद्धांत, ठीक है, दिया किसने, तो दिया था डाल्टन ने, और कब दिया था, ये दिया था 1808 में। कब दिया था, तो ये दिया था 1808 में। उसके बाद में प्रश्न नंबर 18, हाँ, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार बताना है, ठीक है। तो अब देखो आकार के बारे में क्या है कि दो चीजें मैंने इसमें आपको बताई थी, ठीक है। एक तो बताया था त्रिज्या, ठीक है, और एक बताया था आकार। तो आकार तो होता है 10 की पावर -15 मीटर, या फिर क्या बोल सकते हैं एक फर्मी, ठीक है, या फिर पेपर में पूछ लेंगे एक फर्मी का मान है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -15, आगे दे देगा मीटर सेंटीमीटर, तो याद रखना है मीटर, क्योंकि जो चीजें हैं छोटी चीजें होती है वो मीटर में नापते हैं, बड़ी चीजें होती है वो किलोमीटर में नापते हैं। तो ये अपना किस में है, ये है अपना मीटर में। अब देखो त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितनी है, ठीक है। तो एक जगह पर 10 की पावर -9 बताया था, फिर बाद में मैंने इसको कैंसिल कर दिया था, फिर मैंने बताया था कि 10 की पावर -10 मीटर, ये जो है ये परमाणु की त्रिज्या है, ठीक है। या फिर इसको एक एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक एंगस्ट्रॉम भी इसको यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, देखो एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है
वो होता है 10 की पावर -10 मीटर। इसलिए अपने यहाँ पर 10 की पावर -10 मीटर है, तो अपने इसको क्या बोल सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को ए की ऊपरी बिंदी से शो किया जाता है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर ए के ऊपर बिंदी से इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब कि दोनों। नाभिक का आकार है 10 की पावर -15 और फर्मी मीटर। अब देखो परमाणु का आकार है, ठीक है, परमाणु का आकार, ठीक है। यहां पर परमाणु का आकार नहीं है, ये त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या जो है ये यहाँ पर हो जाएगी अपनी 10 की पावर -10 और एंगस्ट्रॉम दोनों, सी ऑप्शन। मतलब कि 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम, ये आपस में बराबर होते हैं, और ये क्या होती है, परमाणु की त्रिज्या होती है, ठीक है, ये होती है अपनी त्रिज्या, सी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो न्यूट्रॉन, अब देखो एक बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज करता, एक प्रोटॉन की बताया था, ठीक है, एक बताया था न्यूट्रॉन की खोज करता। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन का क्या बताया था, जे थॉमसन, ठीक है, इसी ने प्लम पुडिंग सिद्धांत दिया, इसी ने तरबूज का सिद्धांत दिया, ठीक है। अब देखो देखो कैसे याद किया था, देखो इलेक्ट्रॉन एक अक्षर का, उसके ऊपर भी बिंदी, इलेक्ट्रॉन एक शब्द का, उसके ऊपर भी बिंदी, तो जे, उसके बाद में उसका बिंदी जे, फिर उसके बाद में उसकी बिंदी, तो जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ये की थी रदरफोर्ड में, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो किसने की थी, वो की थी चैडविक ने, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20 के बाद में परमाणु में पाया जाने वाला धनावेश है, देखो पॉजिटिव चार्ज, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, तो वो होता है प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर, ऑप्शन ए। 22 के अंदर देखो ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण जो है वो होता है अपना इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, मतलब कि उदासीन, उदासीन कण। तो उदासीन क्या होता है, उदासीन जो होता है यहां पर न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। उसके बाद में 24, ये भी मैंने आपको एक अलग से लाइन लिखवाई थी कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो वो करवाई थी एंडरसन ने, किसने की थी, सी ऑप्शन, एंडरसन ने क्या की थी, पॉजिट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद में देखो परमाणु अविभाज्य कण होता है, यह किसने कहा, देखो इसके अंदर थोड़ा सा विवाद है, ठीक है। प्रकृति में सबसे छोटा कण होता है, ठीक है, ये बात होता है यहां तक तो किसने कही थी, कणाद ने कही थी। लेकिन ये जो परमाणु शब्द जो बोला था ना, वो बोला था डाल्टन ने। कब बोला था, तो 1808 में बोला था। कब बोला था, तो 1808 में बोला था। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन थे इस टॉपिक के। तो पूरा टॉपिक थ्योरी पार्ट और एनसीईआरटी के साथ में कवर करते हुए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये दूसरी बुक से उठाए और सेम टू सेम अपने जो थ्योरी पार्ट था उससे मैच करते करते क्वेश्चन है। इसका मतलब अपना जो पार्ट है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल सही डायरेक्शन में अपने यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये टॉपिक हो चुका है फिनिश। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।